अनाभ्यासे विषम विद्या, अर्थात जिस विद्या का अभ्यास न किया जाए वह जहर के समान होता है। इसलिए आप बार बार रिवीजन करें। चलिए तो हम अपने आते हैं आज के सेकेंड लेक्चर पे। जैसा कि अक्टूबर 10, 2021 संघ लोक सेवा आयोग ने यह डेट डिसाइड किया है पीटी के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एशियन के क्लासेस के द्वारा एक 2 सीरीज चलाया जा रहा है, एक इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में। इसके अंतर्गत 100% फोकस एरिया है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बच्चे के लिए। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वह यूपीएससी से रिलेटेड होगा। संघ लोक सेवा आयोग के जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह का इनका पैटर्न है, जिस तरह की इनकी मेंटलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे सॉल्व करने। इससे पहले वाले वीडियो में जो इस सीरीज का पहला लेक्चर था, कृपया आप उसको जाकर देखें, क्योंकि यह कंप्लीट एक सीरीज है फर्स्ट टू लास्ट। इसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि आपके संपूर्ण सिलेबस को जो यूपीएससी में होते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको कवर किया जाए। ठीक, यहाँ जितने भी क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी का, जो हमारे एग्जाम के लिए अर्थात आपके संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे भी अच्छी और इससे भी महत्वपूर्ण, किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में फेल होने के 2-3 कॉज होते हैं। पहला, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। दूसरा, रिवीजन नहीं करना। अनाभ्यासे विषम विद्या, अर्थात जिस विद्या का अभ्यास न किया जाए वह जहर है। इवन आप एकेडमिक लाइफ में भी, जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे, इंटर में पढ़ते होंगे, 10वीं में पढ़ते होंगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स नहीं ले पाते हैं। ठीक, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लीकेबल है। अगर आप शॉर्ट नोट्स कैसा, हैंड रिटन, अपने हाथ से लिखेंगे जल्दी से याद हो जाएगा, हैंड रिटन होना चाहिए। तो आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसका बार बार रिवीजन करें। रिवीजन का इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिवीजन कब करना चाहिए। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि रिवीजन कब करें। उसके लिए बताते हैं, रिवीजन के लिए सबसे आइडियल समय, सबसे बेस्ट समय जो होता है, इस सब पे अप्लीकेबल हो सकता है, एक्सेप्ट कुछ बच्चों को छोड़कर। रिवीजन का सबसे जो बेस्ट समय होता है, पहले समझते हैं, बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक समर्पित, एक होता है डिस्ट्रैक्टेड। समर्पित बच्चों के लिए तो कोई नहीं, वो जब अपनी सुविधा देखते हैं बना। समर्पित अपने आप उनको पता होता है कब क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक, तो ये कर लेते हैं। और जो नहीं भी पता होता है, जो समर्पण दे देते हैं, उनको ऑटोमेटिकली बहुत सारे रास्ते खुलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आइडिया आने लगता है। ह्यूमन की इतनी कैपेसिटी है दिमाग की, ठीक है ना, कि वह कुछ भी कर सकता है। और जो अगर समर्पण दे दिए आप तो अपने आप आपको बहुत सारे रास्ते आएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक, अब दूसरे बच्चे आते हैं डिस्ट्रैक्टेड बच्चे, जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, फिर भी वो चाह रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे, क्रैक करे। उनके लिए आइडियल समय होता है अर्ली मॉर्निंग में उठना। अगर अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, या जब भी आप उठें, फ्रेश होए, जो भी आपका लगता है समय, 1 आवर लगे, हाफ एन आवर लगे, आधे घंटे या 1 घंटे। ठीक, उसके बाद आप क्या करें, रिवीजन करें। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है उसका रिवीजन करें। कितना करें, एटलीस्ट 2 आवर, 2 घंटे तो करना ही करना है आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स का। डेली पहला शेड्यूल
ठीक, मोस्ट इफेक्टिव रहेगा अगर आप रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, तैयारी में आपका मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा आपको तैयारी, ठीक, आपको लगेगा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ये थे मुख्य बात है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आज के सेकेंड लेक्चर में, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आपको बता दें कि पहला जो भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं यहाँ वह प्रीवियस ईयर से होता है, ताकि हमें अंदाज़ा ये लगता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, जो पूछा गया है आईएएस प्री 2001 में पूछा गया था ये, ठीक। चलिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। जब भी आप आंसर करें, क्वेश्चन पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए चलें, ठीक। जहां भी नहीं मिले उसको कवर कर दें, सर्कल कर दें उसको। ये मोस्ट इफेक्टिव है, हर वर्ड को पकड़ना। यूपीएससी आपके साथ सिर्फ शब्दों से ही खेलती है, आपको जानते हुए भी वो गलत करवा देगी अगर आप शब्द को नहीं पकड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ शब्द क्या पकड़ना है, मोहरों और टेराकोटा, ठीक। दो चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक। पशुओं का, ये सब जो है ना कीवर्ड, ये सबको आपको क्या करना है, हड़प्पा संस्कृति, ये सब क्या करना है, कीवर्ड को सर्कल कर लेना है, स्पेशली नहीं को जरूर सर्कल करना है, ठीक, पता चले इससे, ठीक, जब भी आंसर आप करें तो। चलिए अब आंसर कीजिए, है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। आंसर कीजिए, गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। हमारा करेक्ट आंसर है गाय, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ नहीं हुआ था, मोहरों और टेराकोटा पे क्या हुआ था, पशुओं का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको प्रदर्शित करना, दिखाना, ठीक है ना। चलिए हमने आज इसका देखा, आप समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक। देखिए अवशेष, अब मोहर, दो चीज़, आपको दो चीज़ अलग देखना है, ठीक है ना। पहले अवशेष एक हो गया, दूसरा मोहर, दोनों काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है ना। अब देखते हैं अवशेष। अवशेष में देखिए गाय, हाथी, घोड़ा, हॉर्स, ठीक है ना। देखिए घोड़ा के बारे में अभी तक कन्फ्यूजन था कि वहाँ अवशेष मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन अभी कुछ जगहों पे घोड़े के अवशेष मिल गए हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि घोड़े भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, ठीक। गाय भी थे, लेकिन यह काफ़ी प्रचलित नहीं थे। तो अवशेष में इन सब का मिला है, एक्सेप्ट किसका नहीं मिला, शेर को छोड़कर। शेर को छोड़कर सारे के अवशेष मिले। आपको एकदम याद रखना है क्या, शेर, लायन, शेर को छोड़कर सारे के अवशेष मिले हैं कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन में, ठीक। अब आते हैं मोहर पे। मोहरों पे देखिए अवशेष तो हमने देखा, गाय और घोड़ा के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन मोहर पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो घोड़ा और गाय का नहीं हुआ है। अब याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, पूछा ये था कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, मोहर पे नहीं हुआ है, ठीक। तो हमें पकड़ना क्या है कि वो किसकी बातें कर रहा है, प्रदर्शित कौन सा नहीं हुआ, निरूपण कौन सा नहीं हुआ है। तो आपको ये देखना है कि वो पूछ रहा है अवशेष पूछ रहा है या निरूपण पूछ रहा है। अगर अवशेष पूछे तो आपके पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि शेर नहीं था अवशेष में, ठीक है ना। मोहर पूछे तो गाय और घोड़ा मोहरों पे नहीं था यहाँ पे, ठीक। मोहरों पे आप देखिए यहाँ तीसरा शेर भी जोड़ सकते हैं, शेर का अवशेष भी नहीं मिला। जब अवशेष ही नहीं मिला है तो मोहर पे तो होगा ही नहीं, ठीक। तो अभी तक ये तीनों का, ठीक, अभी तक हो सकता है कि अभी कुछ और रिसर्च चले हो जाए, अभी तक गाय, घोड़ा और शेर तीनों का मोहरों पे नहीं मिला है, ठीक। अब नहीं मिला है, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ठीक, सील पर किया हुआ। और प्लस अवशेष जो है अभी तक शेर का नहीं मिला, एक्सेप्ट किसका, शेर का नहीं मिला। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। ये चलिए इस पर आधारित, अब पहले बहुत बड़े कन्फ्यूज रहती है कि शेर और बाघ में अंतर कन्फ्यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक, जिसे याद करने में बड़ी असुविधा रहती है। ये हो गया शेर, देखिए इसके बाल हैं, ठीक है ना। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, कैपिटल में देखिएगा, अशोका कैपिटल में, अशोका लाइन ऑफ कैपिटल में शेर ही है। कौन सा, एशियाटिक शेर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देखिए बाल, ये हो गया शेर हो गया, ये हो गया बाघ, ठीक। तो आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं शेर और बाघ में। चलिए ये देखिए थोड़ा सा अच्छे पिक्चर में,
फोटो में देखिए, ये हो गया शेर, ये हो गया बाघ। यही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला, इसीलिए अशोक ने क्या किया कि अपने स्तंभ में ही इसको अपना जगह दे दिया। समझने के लिए बता रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक ना। सिर्फ याद रखें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जानवर नहीं थे उसको अशोक ने अपने यहाँ अपने राज्य में इंपॉर्टेंस दे दिया। चलिए, सिर्फ समझने के लिए, अशोक ऐसा कुछ किया नहीं था। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये है आपका बाघ। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील देखिए, ये मुहर जिसको बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। ये हो गया बाघ, बाघ का मिला है, ठीक, मुहर पे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप ये आंसर सही करेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं जब भी मिले सर्कल कर दें, अंडरलाइन करते हुए पढ़े, जहाँ नहीं मिले सर्कल कर दें, ठीक। नहीं हुए हैं, बताइए। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। क्या पूछ रहा है? अवशेष। अभी हमने देखा अवशेष किसके नहीं मिले हैं। देखिए घोड़ा का मिला, गाय का मिला, हाथी का मिला, शेर का नहीं मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर शेर हो जाएगा। कब पूछा है? छत्तीसगढ़। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, एक पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2009 में, ठीक। निम्नलिखित में से किस पशुओं का अंकन, अब पूछ देखिए यहाँ पूछ रहा अंकन, रिप्रेजेंटेशन, कोस्ट वर्ड को पकड़ना है, ठीक है ना, नहीं मिला है। क्या है? अंकन। अवशेष नहीं पूछ रहा, अंकन नहीं मिला है। देखिए अब यहाँ क्या है? बैल, हाथी, भेड़, घोड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। किसका? घोड़ा का नहीं मिला। शब्द को पकड़िएगा समझे हुए, कभी गलत नहीं होगा। पीपी से हमारे से देखिए, गाय को देखा था, गाय का अवशेष तो मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर बढ़ गया उसका, ठीक है ना, तो वो बढ़ गया कब? वैदिक काल से गाय का जो है इंपॉर्टेंस, गाय और घोड़े का जो इंपॉर्टेंस वो वैदिक काल से बढ़ गया। चलिए ये देखिए सील, ठीक। सील के बारे में और बता दें, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिले हैं, मुख्यतः जो मिले हैं, एक सींग वाला जो है ना, सांड बोले, बैल बोलो, एक सींग वाले बैल का सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है ना। जितने भी मुहर मिले उसमें सबसे ज़्यादा। टेराकोटा समझते हैं, टेराकोटा का क्या होता है? टेराकोटा छोटे छोटे खिलौने होते हैं जो मिट्टी को पका कर बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए ये छोटे छोटे जो है खिलौने हैं, खिलौने देख रहे हैं, छोटे छोटे मिट्टी को लेकर इसे बनाए, और उसको जैसे आज के डेट में देखते हैं कुम्हार जो होता है वो क्या करता है? बर्तन बनाता है, उसको पकाता है जाके। उसी तरह क्या होते थे कि मिट्टी से क्या करते हैं, इस तरह के खिलौने बनाकर उसको पका दिया जाता था, और वो टेराकोटा कहा जाता है, ठीक ना। तो आप समझ गए टेराकोटा किसे कहते हैं। चलिए मुहर देखिए। अब आइए शेर देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह। ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक ना। कितने हैं इसमें शेर? टोटल जो है देखिए, यही जो है कहाँ नहीं मिला है शेर? ये नहीं मिला है कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में शेर नहीं मिलता था। बाघ के अवशेष मिले, लेकिन शेर का अवशेष नहीं मिला है, ठीक। तो अब देखिए यह स्तंभ, यही जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक। चलिए इसमें जो देखिएगा आप, ठीक, टोटल कितने शेर है इस पर? 4। कितने? 4 हैं, ठीक। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को अबेकस बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे, ठीक, इसको अबेकस बोलते हैं, ठीक। इसमें जो है 4 जानवरों को दर्शाया गया। कितने? टोटल 4 जानवरों को दर्शाया गया, और प्रत्येक जानवर के बीच में एक व्हील है, ठीक है ना, एक व्हील दिखाया गया है। चलिए तो हम देखते हैं, ये 3 सिंह दर्शाना वाला, ठीक। आगे से देखने में 3 है, लेकिन टोटल कितने हैं? 4 है, ठीक। सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया है हमने इसको? सारनाथ से लिया, अपने राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ से लिया है हमने। कि कहाँ से? अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। मूलतः ये 4 है इसमें सिंह, ठीक। इसके नीचे जो है ना अबेकस, ये आप देख रहे हैं आप, जस्ट नीचे इसको अबेकस बोलते हैं, ठीक। इसमें 4 जानवर, ठीक, और 4 जो है ना चक्र को दर्शाया गया है, ठीक। इसमें जो कौन कौन जानवर है? घोड़ा, ठीक। यहाँ भी देखिए, यहाँ एक शेर और को दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ जो है एक शेर और दर्शाया गया है। तो यहाँ तो 4 है, एज ए स्टैचू के रूप में, एज ए पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। इसको रिलीफ बोलते हैं, रिलीफ पे जो दिखाया गया है, हाई रिलीफ पे, ठीक है ना। उसमें जो है, उसमें भी एक शेर है, उसमें एक शेर है, ठीक, एक घोड़ा है, ठीक, एक क्या है उसमें? एक हाथी है, ठीक, एक बुल है, ठीक है ना। इस तरह 4 जो है, 4 जानवर को इसमें भी दिखाया गया है नीचे, और ऊपर भी 4 है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, मंडूको उपनिषद के बारे में पूछते हैं आपको, ठीक है ना। पूछेंगे सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, ठीक।
सत्यमेव जयते जो है ना कहाँ से लिखा गया है, मंडूको उपनिषद से लिया गया है। वो इसी जो है ना लाइन कैपिटल ऑफ अशोका के अबेकस के जस्ट नीचे लिखा गया है। देखेंगे कहाँ वो लिखा गया है। चलिए हम देखते हैं। आप ये देखिए नीचे जो देख रहे हैं आप, ये देखिए नीचे जो देख रहे हैं यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमने देखा क्या है, ये जो अबेकस बोलते हैं इसके ऊपर कितने 4 जानवर और दर्शाया गया है। ये नीचे जो लिखा गया है ये है क्या, सत्यमेव जयते लिखा है, मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, सत्य की हमेशा विजय होती है। देखिए अब यहाँ देखते हैं, इसको हमने बोला अबेकस बोला, इसको बेस बोलते हैं। ठीक, बेस इसको क्या है, देखिए किस तरह के पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसा दिखाया जाएगा जैसे क्या किया गया, लोटस, लोटस जो फूल होता है ना उसको क्या किया, उलट दिया गया हो। जैसे ये दिखाया गया आपको, ऐसा लग रहा है जैसे ये उसको उलट दिया गया। लाइन कैपिटल ऑफ का कहाँ से लिया गया, सारनाथ में। बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ दिया था, अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ कहाँ स्थित है, वह वाराणसी। वाराणसी कहाँ स्थित है, यूपी में। वाराणसी यूपी का जो है क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, सारनाथ वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए सारनाथ में ही बुद्धा ने क्या किया था, पहला सरमन दिया था, अपना उपदेश। और सारनाथ से ही है, अशोका स्तंभ से हमने राष्ट्रीय चिन्ह लिया है अपना। देखिए एक्चुअल में जो अशोक ने बनवाया था, एक्चुअल में जिस तरह के बनवाया था उसने, ठीक, वो इस तरह था। 4 शेर, नीचे अबेकस, उसके बाद लोटस उल्टा हुआ, लोटस जो फूल है उसका उल्टा हुआ चित्र। ठीक, उसके बाद पिलर सॉफ्ट। ठीक है ना, और उसके ऊपर ये इसको बोलते हैं अशोक चक्र। इसी को बोला गया है क्या, जो उसके ऊपर देख रहे हैं आप, इसी को अशोक चक्र, व्हील ऑफ धर्म इसी को बोला गया था। ठीक ना, इसको अशोक चक्र भी बोला जाता है। ठीक, तो हमने ये देखा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, ये एकाश्म पत्थर से बनाया गया है। इसका 2 पार्ट देखें, अगर आप यहाँ से यहाँ देखें, एक पार्ट और उसके नीचे 2 पार्ट, दोनों 2 स्लैब का बना हुआ है। 2 ब्लॉक लिया गया पत्थर का। ठीक, एक ब्लॉक से लाइन कैपिटल ऑफ अशोका यहाँ से यहाँ तक बनाया गया। ठीक, एक सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक बनाया गया। ठीक, चलिए तो आपसे पूछ सकते हैं कि एकाश्म पत्थर से बने हैं या कई पत्थरों से मिलकर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका बना है। देखिए हमने इसको देखा, एक्चुअल में जो था अशोका ने बनवाया था ये है। ठीक, पूरे के पूरे ये देखें, ये एक्चुअल अशोका ने ऐसा बनवाया था उसको। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अब यहाँ समझने की कोशिश करें। ये आप जो पत्थर देख रहे हैं कंप्लीट, ठीक, ये एक पत्थर, एक ब्लॉक, ये दूसरा लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। यहाँ तक जो हमने लिया है, ये जो कमल के ऊपर वाला जो पार्ट तक हमने जो लिया है, ये दूसरा पार्ट। ठीक, इसी को आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लाइन कैपिटल ऑफ अशोका जो लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह, वो एकाश्म पत्थर से निर्मित थे। बिल्कुल सही आंसर है। और उसका जो नीचे वाला है इसको इंग्लिश में शाफ्ट बोलते हैं। ठीक, आप हिंदी में इसको पिलर बोलिए। ठीक, ये जो है ना पिलर, ये भी एकाश्म पत्थर से, एक ही पत्थर से इसको पिलर को बनाया गया। ठीक, अभी जो अशोका का जो स्तंभ है वो एक्चुअल इस पोजीशन में नहीं है, वो टूट फूट चुका है। ठीक है ना, ये पिलर देखेंगे वो भी टूटा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं अबेकस वाला, ये लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, इसको जो है वाराणसी के म्यूजियम में ही रखा गया है वहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी सारनाथ के म्यूजियम में ही इसको रखा गया है इसको। चलिए ये तो बेसिक जानकारी आपको। अब देखते हैं हम आगे हमारे लिए। अब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट, वाराणसी कहाँ है, वाराणसी स्थित है, सॉरी वैशाली, सारनाथ कहाँ स्थित है, सारनाथ जो स्थित है कहाँ पे स्थित है, वह वाराणसी में स्थित है। ये देखिए बाहर यहाँ जो है ये अप्रॉक्स देखें तो यह क्या है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ठीक है ना, किस पार्ट में, दिल्ली वाली पार्ट में वेस्टर्न हो गया, ये वाले पार्ट जो हो गया इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया यूपी का। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, हमने देखा वाराणसी में स्थित है कौन, सारनाथ। चलिए सारनाथ का वाराणसी कहाँ स्थित है, ये यूपी में स्थित है। अब एक ज्योग्राफी से दो तीन फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, यूपी ही पूरे भारत का ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री बनाता है स्टेट से। कितने, 9 स्टेट से बनाता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट बाउंड्री बनाता है अपने स्टेट दूसरे स्टेट के साथ तो वो है यूपी। 9 स्टेट से बनाता है ये बाउंड्री। ठीक है, और प्लस एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है ना, किसके साथ, नेपाल के साथ बनाता है। दूसरे नंबर पे सबसे बनाने वाली जो स्टेट है बाउंड्री बनाती है स्टेट के साथ, वो है असम। 7 स्टेट के साथ बनाती है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ठीक, चलिए एक किसके साथ यह बनाती है, एक बनाती है भूटान के साथ और एक बनाती है किसके साथ, एक बनाती है यह बांग्लादेश के साथ। कौन, असम। ये जो हमने देखा यूपी 9 स्टेट
ठीक है ना। यूपी ना सबसे में ज़्यादा अगर भारत में कोई स्टेट बाउंड्री बनाता है अदर स्टेट के साथ तो वो है यूपी। देखते हैं कौन कौन सा है वो। बिहार, ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये टोटल जो है टोटल 9 है, ठीक है ना। आपको याद रखने हैं, ठीक, एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिहार और यूपी में है, ठीक है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन कौन सा है, देखिए, बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ठीक। ये सब जो 4 देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट जगह है, ठीक है ना। ये कौन, बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये 4 हो गए, ठीक। अब आ जाइए सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये कहाँ है, ये यूपी में। 3 ये हो गए। लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक। तो हमने देखा बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये कहाँ है, बिहार में, ठीक। उसके बाद सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये कहाँ है, यूपी में। और लुम्बिनी जो है कहाँ है, वह हिमाचल प्रदेश में, सॉरी कह रहे हैं, नेपाल में है। तो हमने टोटल लोकेशन भी देख लिया। चलिए, हमने देखा कि 4 लाइन है, जो कौन, एशियाटिक लाइन है, याद रखें कौन सा लाइन, चारों जो दिखाया गया है वहाँ एशियाटिक लाइन है, और नीचे रिलीफ में भी दिखाया गया है वो भी एशियाटिक लाइन है, ठीक है ना। अब कितने दिखाया गया, 4 लाइन हमने देखा, देख लिया कि कितने लाइन है, ठीक है। और नीचे अबेकस में हमने देखा था कौन कौन से जानवर दिखाया गया, 4 जानवरों को दिखाया गया। उसमें एलिफेंट देखा, हॉर्स देखा, बुल देखा, बुल बैल बोल सकते हैं, बैल है, ठीक। लायन शेर को हमने देखा, ठीक। चलिए, जो हमने चक्र देखा था, जो एक्चुअल जो अशोका जिसने बनाया था वो चक्र देखा था, उसको व्हील ऑफ धर्म बोलते हैं, धर्म, ठीक है ना, व्हील ऑफ धर्म या धर्म चक्र, ठीक। या उसका जो निक नेम बोले काफ़ी फेमस है, अशोक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमने देखा था 4 शेरों के ऊपर जो दिखा रहा था, हमने उसको बोला था, उसको व्हील चक्र, उसको क्या बोला गया, अशोक चक्र भी बोला गया। चलिए, नेक्स्ट हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी में एक कन्फर्म है आपका रिपोर्ट आएगा, 2 नंबर तो आप ऐसा ही मान लीजिए। रिपोर्ट कितने हैं, 50 से 55 के आसपास में आपको रिपोर्ट रट जाने हैं, ठीक, अप्रॉक्स रट जाने हैं। एक रिपोर्ट आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यूपीएससी में 2 नंबर लाना समझ रहे हैं, इतना आसान, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट आप रट ही जाए, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन। आंसर करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर करें, हमारा करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक। चलिए देखते हैं, उसका 3 रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसका, IMF का, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ही बोलते हैं, ठीक। चलिए, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, तीसरा कौन सा है, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट इंग्लिश में। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा, IMF, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट IMF, तीनों IMF, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 50 से 55 रिपोर्ट रट के जाने हैं, ठीक। आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, ये सब आसान है, ठीक, बहुत ही आसान नंबर लेना है। ये सब जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें नंबर लेना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, जिसमें एक रिपोर्ट भी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक, आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सही है, आंसर करें, जब भी करें अंडरलाइन करते हुए, जो सही है वहाँ सही सर्कल करें, जो नहीं है वहाँ पे आपको एक अलग जगह, ठीक। NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, ठीक। यह विद्युत उत्पादन मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक। केवल A, केवल B, A और B दोनों सही, दोनों में से कोई नहीं, आंसर करें। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, सही है या गलत है। एक दूसरा स्टेटमेंट, यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बोथ आर करेक्ट आंसर, जो है NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। चलिए, तो दोनों सही है, याद रखें इसको, ठीक। एक तो हमने बताया कि रिपोर्ट से काफ़ी आसान है नंबर उठाना, ठीक। दूसरा
ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी रहेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए, दो एक क्वेश्चन यहाँ, दो तो आपको ऐसे ही हो गए। ऑर्गेनाइजेशन रटने कितने, हार्डली 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रटने हैं। रिपोर्ट कितने रटने हैं, हार्डली 50 से 55 रिपोर्ट को रट के जाने हैं, समझ के रट के जाने हैं। ठीक, चलिए क्वाड का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं, आंसर करें। जापान, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो हमारा करेक्ट आंसर है नहीं है। कभी भी अंडरलाइन करें, सर्कल करें जहाँ नहीं है, ठीक है ना, बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक है ना। तो फ्रांस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। चलिए क्वाड में देखते हैं, उसके फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, इसको बोलते हैं, कौन कौन सा मेंबर है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, एशिया क्षेत्रों में मुख्यतः, पहले मैप के देखते हैं उसको। ठीक, ये देखिए हमने देखा कौन कौन सा मेंबर है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, 4 कंट्री हो गए, 1 2 3 4। मुख्य काम क्या है, ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत जो एरिया है, प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, इस एरिया में शांति कायम करना, स्थिरता बनाए रखना, कि ताकि कि कोई अपना वर्चस्व न दिखा सके। ठीक, मेन काम क्या है, मुख्यतः ये काम है। और इनका अलग अपने म्यूचुअल कॉपरेशन के अंतर्गत ये लोग बहुत सारे अपने स्कीम चलाते हैं, अपना जो भी इनका प्रोग्राम है वो करते रहते हैं, लेकिन मुख्य काम जो है इनका पैसिफिक ओशन में, ठीक, पैसिफिक ओशन में है। ठीक, किसी तरह का कोई वर्चस्व न जमाए, एक स्थिरता बनाए रखना, यहाँ पे शांति बनाए रखना, ताकि अच्छे तरह से यहाँ से व्यापार जो होते हैं वो होए, ठीक है ना, अच्छे तरह से हो, यहाँ पे व्यापार हो, शांति बनी रहे, ताकि सब देशों का अच्छे से भला हो। तो मुख्य काम इसका है पैसिफिक ओशन में शांति बनाए रखना, एशिया क्षेत्रों में शांति रहे, बैलेंस ऑफ पावर करना। आप समझिए कि कोई एक देश किसी दूसरे देश को कंट्रोल ना करे, उस पर वर्चस्व ना जमाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः काम करती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरकू जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ये जितने भी कवर किया गया है सब जो है करंट न्यूज में है। ठीक, क्वाड भी न्यूज में था, अभी हमने देखा। ठीक, कोरकू जनजाति भी न्यूज में था। कोरकू जनजाति क्यों न्यूज में था, ऐसा देखा गया कि वैक्सीनेशन, आपको पता है कि वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन था, मिसकंसेप्शन है अभी भी लोगों में, खासकर रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, कि वैक्सीन लेने से तरह तरह की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ के प्रशासन एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 5-6 वीडियो बनाया। ठीक, उस वीडियो के जरिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया, जो क्षेत्रीय लोग थे उसको, ठीक है ना, ग्रामीण लोग थे, आदिवासी लोग थे, कोरकू जनजाति भी उन्हीं में थे, इनको कन्विंस करने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको लेने से फ़ायदा है और लेना भी चाहिए। तो काफ़ी कोरकू जनजाति के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, ठीक है ना। मेन न्यूज में ऐसे तरह था। हमें ये जानना है कि कोरकू जनजाति किस राज्य से संबंधित है। चलिए मारिए, केरल से, असम से, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से। हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। कोरकू जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में रहती है। चलिए देखते हैं, यह एक आदिम जाति है, आदिम जनजाति है, ठीक है ना। कहाँ, मध्य प्रदेश में रहती है कोरकू जनजाति। नर्मदा और ताप्ती, जानते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे यह निवास करते हैं कोरकू जनजाति। इनकी एक भाषा है जिसको कोरकू भाषा बोलते हैं, ये कोरकू भाषा बोलते हैं। कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में, नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे रहते हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं, कोरकू भाषा। इनकी मवासी क्या है, इनकी उपबोली है, मवासी क्या है, इनकी उपबोली है। ठीक, दूसरा है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और खरगोन जिले, ये 4 ऐसे जिले हैं जहाँ ये मुख्यतः रहते हैं। कोरकू थाप्ती नृत्य करते हैं ये मुख्यतः, विशेष अवसरों पर ये कोरकू थाप्ती, इनके नाम से ही जैसे दर्शित है, कोरकू थाप्ती नृत्य ये करते हैं। ठीक, और दूसरा मुख्यतः हमने देखा कि ये कहाँ रहते हैं कोरकू जनजाति, मध्य प्रदेश में, लेकिन इनकी कुछ जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में कहाँ, महाराष्ट्र में ये अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, अमरावती वाले इलाके, ठीक है ना, वहाँ पे ये रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों रहे तो आपको दोनों मारने हैं, ठीक है ना, ये दोनों में रहते हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ, मध्य प्रदेश में ये रहते हैं, ठीक है ना। अमरावती जो महाराष्ट्र में स्थित है जिला, ठीक है ना, वो मेलघाट टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कोरकू जनजाति रहते हैं, इन्हीं के आसपास इलाकों में ये कोरकू जनजाति रहते हैं। कौन सा, मेलघाट टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व भी एग्जाम में, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये महाराष्ट्र से जो सटता इलाका है, जो बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, ठीक है ना, खंडवा, ये सब जो इलाका है, यही सब इलाके में क्या है, ये देखिए आप इसके साउथ वाले पार्ट में, ठीक है ना,
मध्य प्रदेश के साउथ वाले पार्ट में जो महाराष्ट्र बाउंड्री बनाते हैं, इन्हीं में ये कोरकू जनजाति रहते हैं आपको, ठीक है ना। आपके थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट भी याद रखने हैं देश के, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन अच्छे से याद रखेंगे तो एग्जाम में ज्योग्राफी में देखेंगे, ज्योग्राफी में अधिकांशतः जो फोकस एरिया यूपीसी का होता है, एक दो बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे, बाकी जितने भी पोर्शन पूछेंगे वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी में, ठीक। तो आप देखिए, हमने देखा अमरावती देखा, ठीक। अमरावती में भी इनकी जनसंख्या, ये देखिए मध्य प्रदेश वाला पार्ट देखें तो ये अमरावती इलाकों में भी इनकी जनसंख्या है, किनकी, कोरकू जनजाति की। अब मेलघाट टाइगर रिजर्व हमने कहाँ देखा, अमरावती में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए अब थोड़े मैप के जरिए हम देखते हैं, अगर पूरे भारत के मैप पे देखेंगे आप, ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र है, ये वाला इलाका जो देख रहे हैं आप, ठीक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला इलाका, यहीं पे कोरकू जनजाति मिलते हैं, चलिए रहते हैं। चलिए ये है कोरकू जनजाति के कुछ जनसंख्या जो यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो हमने कोरकू जनजाति का अच्छी तरह से कवर किया, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कोविड से बच के रहें, ठीक। धन्यवाद।